रोहन एक लड़का था जिसे एडवेंचर बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। वह छुट्टियों में दिल्ली से अपने घर कोलकाता जा रहा था। उसने ध्यान से अपना बैग पैक किया और अपने पेरेंट्स से कहा कि वह उनसे जल्द मिलेगा। एयरपोर्ट पर वह चेक इन काउंटर पर गया और अपना बोर्डिंग पास लिया। काउंटर पर लेडी ने उसे विंडो सीट दी, सीट नंबर 14A। वह बहुत खुश था क्योंकि उसे एरोप्लेन की विंडो से क्लाउड्स देखना बहुत पसंद था। उसने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो वह घर पहुंचकर करेगा। वह अपनी मम्मी का डिलीशियस खाना खाएगा और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलेगा। रिया एक लड़की थी जिसे नेचर की पिक्चर्स बनाना बहुत पसंद था। वह भी उसी फ्लाइट से कोलकाता जा रही थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने। वह ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। उसके पेरेंट्स ने उसे कलरिंग पेंसिल्स का एक नया सेट दिया था। उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर खूबसूरत गार्डन्स बनाने का प्लान बनाया। एयरपोर्ट पर उसे सीट नंबर 14B मिली, जो रोहन की सीट के ठीक बगल में थी। वह रोहन को नहीं जानती थी और वह उसे नहीं जानता था। वे बस दो स्ट्रेंजर्स थे जो एक लंबी फ्लाइट में एक दूसरे के बगल में बैठने वाले थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जर्नी उनके प्लान से बहुत अलग होने वाली थी। एक बार प्लेन में रोहन ने अपना छोटा बैग ओवरहेड केबिन में रखा। वह बैठ गया और तुरंत विंडो से बाहर देखा। बाहर की दुनिया बहुत छोटी और बिजी लग रही थी। रिया उसके बगल में बैठ गई और अपनी ड्राइंग बुक खोली। उसने एक छोटा सा फूल बनाना शुरू किया। उसका मन पहले से ही अपनी ग्रैंडमदर के गार्डन में था। उन्होंने एक दूसरे को हेलो नहीं कहा। रोहन आसमान के नजारे में खोया हुआ था और रिया अपनी आर्ट की दुनिया में खोई हुई थी। फ्लाइट अटेंडेंट ने एक अनाउंसमेंट की और जल्द ही एरोप्लेन लंबी रनवे पर चलने लगा। टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। प्लेन बड़े ब्लू स्काई में ऊपर और ऊपर चढ़ता गया। सफेद फ्लफी क्लाउड्स विंडो के पास से बड़े कॉटन बॉल्स की तरह तैर रहे थे। रोहन उन्हें बड़ी आंखों से देख रहा था, जैसे वह उनके बीच उड़ रहा हो। रिया ने एक पल के लिए अपनी ड्राइंग से ऊपर देखा और खूबसूरत क्लाउड्स भी देखे। उसने उन्हें बाद में बनाने की सोची। पहले घंटे तक जर्नी स्मूथ और पीसफुल थी। पैसेंजर्स पढ़ रहे थे, सो रहे थे या मूवीज देख रहे थे। रोहन और रिया अपनी सीटों पर कंफर्टेबल थे, पूरी तरह से अनजान थे कि उनकी ऑर्डिनरी फ्लाइट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर में बदलने वाली थी, जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। अचानक प्लेन तेजी से हिलने लगा। एक इंजन से एक तेज अजीब आवाज आई। कैप्टन की आवाज स्पीकर पर आई, सबको शांत रहने और अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए कह रही थी। लेकिन शांत रहना मुश्किल था जब लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। लोग बहुत डरने लगे। रोहन ने अपनी आर्मरेस्ट को बहुत कसकर पकड़ा। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे एक ड्रम। उसने रिया को देखा और वह देख सकता था कि वह भी बहुत डरी हुई थी। उसने अपनी ड्राइंग बुक बंद कर ली थी और उसे अपनी चेस्ट के पास पकड़े हुए थी। प्लेन बहुत तेजी से नीचे जाने लगा, हिलना और बदतर हो गया और ओवरहेड कैबिन्स से चीजें गिरने लगीं। हर कोई चिल्ला रहा था और रो रहा था। कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यह काम नहीं कर रहा था। विंडो से रोहन ब्लू ओशन को करीब और करीब आते हुए देख सकता था। उसने विशाल पानी के बीच में एक छोटा हरा आइलैंड देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेसेट की उम्मीद की। रिया ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा। आखिरी चीज जो उन्हें याद थी वह एक बड़ा तेज क्रैश था और फिर सब कुछ पूरी तरह से डार्क हो गया। जब रोहन ने अपनी आंखें खोलीं तो उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। वह अभी भी अपनी सीट पर था, लेकिन प्लेन टुकड़ों में टूट गया था। प्लेन के साइड में एक बड़े होल से सूरज की रोशनी आ रही थी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक रेतीले बीच पर था। उसने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोली और खड़ा हो गया। उसने अपने बगल की सीट पर देखा और रिया को देखा। वह अनकॉन्शियस थी, लेकिन सांस ले रही थी। उसने धीरे से उसके कंधे को हिलाया और उसका नाम पुकारा, भले ही वह उसे नहीं जानता था। उसने बस कहा, हेलो, आर यू ओके? प्लीज वेक अप। रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने रोहन को एक चिंतित चेहरे के साथ उसे देखते हुए देखा। क्या हुआ? हम कहाँ हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। रोहन ने उसे खड़े होने में मदद की।
मुझे लगता है कि प्लेन क्रैश हो गया, उसने टूटे हुए एरोप्लेन के मलबे की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि वे वहां केवल 2 लोग थे। वे एक खूबसूरत लेकिन पूरी तरह से अननोन आइलैंड पर थे। वहां ऊंचे नारियल के पेड़ और बीच के पीछे एक घना हरा जंगल था। वे अकेले थे, लेकिन कम से कम वे सेफ और साथ थे। सूरज ढलने लगा था। आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग रहा था। रोहन और रिया जानते थे कि उन्हें रात बिताने के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। जंगल डरावना और अंधेरा लग रहा था। हमें रात में जंगल में नहीं जाना चाहिए, रोहन ने समझदारी से कहा। बीच पर रहना बेहतर है जहां हम देख सकें। रिया उससे सहमत थी। उन्होंने एक बड़ा बरगद का पेड़ पाया जिसकी बड़ी जड़ें एक छोटा शेल्टर बनाती थीं। ये खुले में रहने से कहीं ज्यादा सेफ महसूस हुआ। वे पेड़ के नीचे बैठ गए, थके हुए और डरे हुए थे, लेकिन थोड़ी उम्मीद भी थी। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, जंगल की आवाजें तेज होती गईं। पेड़ों से अजीब चहचहाहट और सरसराहट की आवाजें आईं। रोहन और रिया कंफर्ट के लिए एक दूसरे के करीब हो गए। उनके पास कोई खाना नहीं था और वे बहुत प्यासे थे। मुझे बहुत प्यास लगी है, रिया ने फुसफुसाया। रोहन ने सिर हिलाया। मुझे भी। कल जब सूरज निकलेगा, हमारा पहला काम फ्रेश वाटर ढूंढना होगा, उसने वादा किया। उन्होंने थोड़ी देर अपनी फैमिलीज और अपने घरों के बारे में बात की। बात करने से उन्हें कम अकेलापन महसूस हुआ। जल्द ही दिन की घटनाओं से थके हुए वे दोनों तारों की निगरानी में गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह वे पक्षियों के गाने की आवाज से जागे। गर्म धूप उनके चेहरों पर अच्छी लगी। अपने वादे के मुताबिक रोहन ने कहा, चलो कुछ पानी ढूंढते हैं। उन्होंने जंगल के किनारे चलने का फैसला किया, एक स्ट्रीम या नदी ढूंढने की उम्मीद में। लगभग 1 घंटे चलने के बाद उन्हें एक अद्भुत आवाज सुनाई दी। ये बहते पानी की आवाज थी। उन्होंने कुछ बड़ी पत्तियां हटाईं और एक साफ चमकती हुई नदी देखी। वे नदी के किनारे भागे, अपने हाथों को कप किया और ठंडा फ्रेश वाटर पिया। ये सबसे डिलीशियस पानी था जो उन्होंने कभी पिया था। पानी पीने के बाद फ्रेश महसूस करते हुए उन्होंने थोड़ा और एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वे नदी के ऊपर की ओर चले। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने कुछ अद्भुत देखा। हरे लताओं के पर्दे के पीछे एक पुरानी पत्थर की बिल्डिंग थी। यह एक टेम्पल जैसा लग रहा था। यह काई और पौधों से ढका हुआ था, लेकिन यह अभी भी मजबूती से खड़ा था। उन्होंने एक दूसरे को बड़ी जिज्ञासु आंखों से देखा। एक डेजर्टेड आइलैंड पर एक एंशिएंट टेम्पल। सावधानी से उन्होंने लताओं को हटाया और अंदर कदम रखा, यह सोचकर कि इस रहस्यमय जगह में क्या रहस्य छिपे हैं। पुराने टेम्पल के अंदर यह ठंडा और शांत था। पत्थर की छत में दरारों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे धूल भरा इंटीरियर रोशन हो रहा था। मेन रूम के सेंटर में एक पत्थर का प्लेटफॉर्म था। उस पर उन्हें कई पुरानी बुक्स मिली। बुक्स एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी थीं जिसे वे समझ नहीं सकते थे, जिसमें अजीब सिंबल्स और खूबसूरत ड्राइंग्स थीं। उन्होंने सावधानी से नाजुक पेजेस पलटे, अपनी डिस्कवरी से हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि बुक्स में क्या लिखा था, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने कुछ बहुत स्पेशल पाया था। इस डिस्कवरी ने उन्हें वंडर की भावना दी और थोड़ी देर के लिए उन्हें अपनी मुश्किल सिचुएशन से दूर कर दिया। अगले कुछ दिनों तक रोहन और रिया ने एक टीम की तरह एक साथ काम किया। उन्होंने टेम्पल को अपना बेस बनाया। वे पानी के लिए नदी पर जाते और जंगल में फ्रूट्स ढूंढते। रोहन ने एडवेंचर बुक्स से अपने नॉलेज का इस्तेमाल कुछ खाने योग्य बेरीज को पहचानने के लिए किया। रिया ने अपने आर्टिस्टिक स्किल्स का इस्तेमाल आइलैंड के उस हिस्से का मैप बनाने के लिए किया जिसे उन्होंने एक्सप्लोर किया था। एक दिन रोहन को एक ग्रेट आइडिया आया। अगर हमें रेस्क्यू किया जाना है तो हमें लोगों को बताना होगा कि हम यहाँ हैं, उसने कहा। हमें एक बड़ी आग लगानी होगी ताकि कोई भी पासिंग शिप धुआं देख सके। उन्होंने पूरा दिन सूखी लकड़ी और पत्तियां इकट्ठा करने में बिताया। उन्होंने इसे बीच के सबसे ऊंचे पॉइंट पर ढेर कर दिया। 2 पत्थरों का इस्तेमाल करके एक स्पार्क बनाने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे रोहन ने बुक्स में पढ़ा था, उन्होंने आग जलाने में कामयाबी हासिल की। ये आसान नहीं था,
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जल्द ही एक बड़ी आग जल रही थी, जिससे नीले आसमान में सफेद धुएं का एक मोटा कॉलम ऊपर जा रहा था। उन्होंने आग को जलते रहने के लिए बारी बारी से लकड़ी डाली। उन्होंने दिन और रात क्षितिज पर नजर रखी, उम्मीद और प्रार्थना करते रहे कि कोई उनकी मदद के लिए सिग्नल देखेगा। 2 लंबे दिनों के इंतजार के बाद उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। रिया समुद्र देख रही थी जब उसने दूर एक छोटा काला डॉट देखा। वह एक्साइटमेंट से चिल्लाई, रोहन देखो। रोहन उसके बगल में भागा और उसने भी उसे देखा। डॉट बड़ा और बड़ा होता गया। ये एक बड़ा कार्गो शिप था और यह उनकी ओर आ रहा था। वे कूदे और अपने हाथों को जोर से हिलाए। शिप ने अपना हॉर्न बजाया, एक तेज और खुश आवाज, जिसका मतलब था कि उन्हें देखा गया था। एक छोटी बोट किनारे पर भेजी गई और जल्द ही वे शिप पर सेफ थे। उन्हें खाना और गर्म कंबल दिए जा रहे थे। उन्हें आखिरकार रेस्क्यू कर लिया गया और उनका एडवेंचर खत्म हो गया। घर वापस आकर वे सबसे अच्छे दोस्त बने रहे, अननोन आइलैंड पर बिताए गए समय से हमेशा के लिए जुड़े हुए।